A very good morning to all of you. In the last class, we have done calls in arrears, calls in advance, interest on calls in arrears and interest on calls in advance. हमने कुछ illustrations भी किए थे इन topics के ऊपर और कुछ मैंने आपको homework भी दिया था और आप लोगों के messages मेरे पास आ गए थे कि आपको कोई doubts नहीं हैं, questions आपसे easily हो गए. तो आज हम अपना नया टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. देखो बच्चों, एक जो वेल मैनेज्ड कंपनी होती है, जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी जा रही है, ऐसी कंपनी के केस में जब कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है या शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, उस केस के अंदर मान लीजिए कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया है 2 लाख शेयर्स के लिए. कंपनी ने 2 लाख शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, लेकिन क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल बहुत साउंड है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर कंपनी की बहुत अच्छी जा रही है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. यहाँ पर कंपनी ने ऑफर किए हैं पब्लिक को 2 लाख शेयर्स, जबकि पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आ रहा है 9 लाख शेयर्स के लिए. ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, देन सच सिचुएशन is called as oversubscription of shares. However, the directors of the company cannot allot more than the number of shares offered by the company. कंपनी ने यहाँ पर ऑफर किए हैं 2 लाख शेयर्स, तो कंपनी के डायरेक्टर्स 2 लाख शेयर से ज़्यादा शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते. That is not in the power of directors. क्योंकि कंपनी को रिक्वायरमेंट, मान लीजिए कंपनी ने 2 लाख शेयर्स ऑफर किए थे ऑफ ₹10 ईच, तो कंपनी को 20 लाख रुपीस की ही रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट कंपनी की 2 लाख शेयर्स इशू करने से फुलफिल हो जाती है, तो कंपनी फिर 9 लाख शेयर्स इशू नहीं करेगी. ठीक है, तो उस केस के अंदर जहां पर पब्लिक ने तो 9 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जबकि कंपनी ने केवल 2 लाख शेयर्स ऑफर किए थे, डायरेक्टर्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं अलॉटमेंट करने के. फर्स्ट ऑप्शन तो ये है, जैसे 9 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, 2 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए, तो कंपनी 2 लाख शेयर से ज़्यादा तो अलॉटमेंट कर नहीं सकती. तो 2 ऑप्शन ये हैं. पहला ऑप्शन जो कि जस्टिफाइएबल भी लगता है कि डायरेक्टर्स हायर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को लोअर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर दे ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. यानी यहाँ पर 9 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 2 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे. इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट. प्रो राटा अलॉटमेंट. इस केस में क्या होगा, ईच एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड फॉर 9 शेयर्स विल बी अलॉटेड ओनली 2 शेयर्स. तो जिसने 18 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है उसको 4 शेयर्स अलॉट होंगे, और जिसने 27 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है कंपनी को उसको 6 शेयर्स अलॉट होंगे. लाइक दैट. ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. दूसरा जो तरीका है जो कि जस्टिफाइएबल नहीं लगता, वो ये है कि जो एक्सेसिव एप्लीकेशंस हैं, 9 लाख में से 2 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट को तो टोटल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट कर दिया जाए 2 लाख शेयर्स का, और जो रिमेनिंग 7 लाख एप्लीकेंट्स हैं 7 लाख शेयर्स के लिए, उनको नील अलॉटमेंट किया जाए, इनको लेटर ऑफ रिग्रेट देके एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी जाए. तो ये जस्टिफाइएबल नहीं लगता कि किसी को तो आप फुल अलॉटमेंट कर रहे हो और किसी को आप 1 शेयर भी अलॉट नहीं कर रहे हो. इसके अलावा एक तरीका ये भी हो सकता है कि कंपनी या कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स कैटेगरी बना लें, 3 कैटेगरी बना लें, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड एंड कैटेगरी थर्ड.
फर्स्ट कैटेगरी, क्योंकि कंपनी को मैंने बताया था 2 लाख शेयर्स ही कंपनी अलॉट कर सकती है, उससे ज़्यादा कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। तो फर्स्ट कैटेगरी हमने ये बना दी कि 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हम फुल अलॉटमेंट कर दें 50,000, ठीक है। उसके बाद 4,50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हम अलॉट कर दें 1,50,000 शेयर्स, और रिमेनिंग रह गए यहाँ पे आपके 5 लाख एप्लीकेंट्स तो कवर अप हो गए। 9 - 5 4 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हम एक भी शेयर अलॉट ना करें, नील अलॉटमेंट, तो ये तो कहलाता है फुल अलॉटमेंट। This one is called as full allotment. This one is called as pro rata allotment. And this one is called as rejection. Rejection. In this case, in case number 3rd, company letter of regret issue करेगी applicants को along with the रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। कंपनी एप्लीकेशन मनी यहाँ पर रिफंड कर देगी। इस केस में हर 45 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कंपनी 15 शेयर्स अलॉट करेगी, और इन दिस केस यहाँ तो फुल अलॉटमेंट है, 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 50,000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये एक तरीका है प्रो राटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है, वो ज़्यादा जस्टिफाइएबल लगता है। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी कैसे करेगी, अब हमें ये सीखना है। तो पहले जितनी बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं, पहले हम बुक में से वो पढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 7.36 आपको गिवन है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। शेयर्स इश्यू बाय वेल मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऑफन गेट ओवर सब्सक्राइब्ड. Shares are said to be oversubscribed when the number of shares applied for is more than the number of shares offered to the public for subscription. जब number of shares applied for वो ज़्यादा होंगे than the number of shares offered by the company to the public for subscription. However, as the company cannot allot shares more than offered for subscription, the board of directors will have to allot shares on pro rata basis. क्योंकि justifiable manner यही है, हम किसी के साथ partiality ना करें, तो pro rata basis पे हम allotment करें. It means that a smaller number of shares are allotted to each applicant according to the number of shares applied by him. अब जब आप प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट करते हो तो मैंने आपको 3 कैटेगरी समझाई थी, जहां पर एक कैटेगरी में तो फुल अलॉटमेंट हो रहा था, एक कैटेगरी में हम प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर रहे थे, और एक कैटेगरी ऐसी भी थी जहां पर कंप्लीट रिजेक्शन था, यानी वहां पर कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो ऐसे एप्लीकेंट्स को हम लेटर ऑफ रिग्रेट इशू करते हैं, और एप्लीकेशन मनी जो भी उन्होंने कंपनी को सबमिट कराई थी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन लेटर, वो एप्लीकेशन मनी हम उनको रिफंड करते हैं। तो देयर मे बी सम एप्लीकेंट्स हु आर नॉट अलॉटेड इवन अ सिंगल शेयर। इन सच अ केस देयर एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड बाय द कंपनी। तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट जब कंपनी ने एक भी शेयर उन्हें अलॉट नहीं किया, उस केस में उनकी एप्लीकेशन मनी जब कंपनी रिफंड करेगी तो कंपनी एंट्री क्या करेगी। देखो बच्चों, जब एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव की होगी तब तो कंपनी ने ये एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जितना अमाउंट कंपनी रिफंड कर रही है, क्योंकि एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो कंपनी एंट्री करेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लीजिए कंपनी ने 2 लाख शेयर ऑफर किए थे, पब्लिक से 5 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। ये जो 2 लाख शेयर्स थे ये ऑफ ₹10 ईच थे,
और 10 रुपीज़ का बाइफर्केशन ऐसे है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब जो कंपनी अलॉटमेंट कर रही है फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, कंपनी 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 50,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, ठीक है। कैटेगरी सेकंड की बात करें तो कंपनी 2,50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 2,50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 1,50,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, ठीक है। 1,50,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कंपनी 1,50,000 शेयर्स अलॉट कर रही है। थर्ड कैटेगरी, कंपनी रिमेनिंग 2,50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर रही। तो यहाँ पर देखिए 150 + 50 2 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड बाय द कंपनी, और यहाँ पर 250 + 250 5 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक। अब ये जो थर्ड कैटेगरी है जहाँ पर एक भी शेयर कंपनी ने अलॉट नहीं किया, इनको तो पूरा अमाउंट 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 7,50,000 रुपीज़ कंपनी को रिफंड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो सेकंड कैटेगरी है इसमें आप देखो यहाँ पर अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स थे 2 लाख, जबकि अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं ओनली 1,50,000। तो जो 50,000 एक्सेसिवली अप्लाइड किए उनके ऊपर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हुई, 50,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ पर शेयर, यानी 1,50,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली कंपनी को। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी यूज कर सकती है फॉर द नेक्स्ट लेवल, यानी इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी अलॉटमेंट लेवल के ऊपर एडजस्ट कर सकती है। Whatever amount is due on 1,50,000 shares at the level of allotment, this excess application money can be adjusted against that amount. तो allotment level पे कितना ड्यू होता है, 150 मल्टीप्लाइड बाय 2। मैं केवल इसी कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इस कैटेगरी में कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी में देयर इज नो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ओनली इन द सेकंड कैटेगरी देयर इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेसिव नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 50,000 कैसे निकाला हमने, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड थे, 150 कंपनी ने अलॉट किए, तो 50,000 शेयर्स हमें एक्सेसिवली अप्लाइड किए पब्लिक ने। अब मल्टीप्लाई बाय हमने किया एप्लीकेशन मनी पर शेयर, तो 1,50,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पर इस कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए, कितने अलॉट किए हमने, 1,50,000 शेयर्स, इनके ऊपर अलॉटमेंट लेवल पे कितना अमाउंट ड्यू है, 2 रुपीज़। तो टोटल 3 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट लेवल पे ड्यू है इन शेयर्स के ऊपर। इस 3 लाख रुपीज़ के अंदर ये 1,50,000 इजीली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इन केस when the number of shares applied by the public is greater than the number of shares offered by the company for subscription, in such a case if the company makes the allotment on pro rata basis, then excess application money can be adjusted against the amount due on allotment. allotment level पे यहाँ पे 2 रुपीज़ ड्यू हैं। ये जो excess application money है, ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसको अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट के अगेंस्ट कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। कंपनी इज ऑथराइज्ड टू यूटिलाइज द सेम अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो इस केस के अंदर पहले तो यहाँ इस एंट्री की बात करें, ये जो एंट्री है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको 2,50,000 के एप्लीकेंट्स को एक भी शेयर कंपनी ने अलॉट नहीं किया, तो 2,50,000 इंटू 3 यानी 7,50,000
इतना अमाउंट कंपनी क्या करेगी, रिफंड करेगी। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी 7,50,000 रुपीज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट बात बताई कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, दैट अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड against the amount due on allotment. Here on 1,50,000 amount due on allotment is rupees 3 lakh and excess application money on 50,000 shares is equal to 1,50,000. This 1,50,000 can be adjusted against the amount due on allotment. Company is fully authorized to do the same. तो इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। हम एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ और डिस्कशन करते हैं। कई बार क्या होता है प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, कई बार वो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट को भी क्रॉस कर जाती है। सर मतलब देखो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी तो मैंने बनाई थी 50,000 शेयर्स को 50,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए। सेकंड कैटेगरी में बना रहा हूँ कि 3 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स अलॉट किए और थर्ड कैटेगरी मैंने बना दी 1,50,000 को कंपनी ने नील अलॉटमेंट किया। अब अगर ये आपका प्रोराटा बेसिस है, प्रोराटा बेसिस पे सेकंड कैटेगरी में अलॉटमेंट हो रहा है, यहां पर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हो गया आपका 1,50,000 शेयर्स आपने अलॉट किए हैं। एट द लेवल ऑफ अलॉटमेंट ₹2 पर शेयर ड्यू है। टोटल 3 लाख रुपीज आपका अलॉटमेंट के ऊपर ड्यू है। ठीक है, हमारी एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ये है 3 लाख माइनस 150, 1,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर, ये तो है 4,50,000। अब क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के लिए कंपनी ऑथराइज्ड है अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो लेस में कर देता हूं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू है, हमने ऊपर कैलकुलेट किया 3 लाख रुपीज, ये मैंने कर दिए लेस। अभी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,50,000 अवेलेबल है। अब बच्चों ध्यान से समझ लेना कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है regarding the excess application money after utilizing the amount due on allotment, still there is some excess application money left with the company, then in case of silence this amount will be refunded by the company. ये अमाउंट कंपनी रिफंड करेगी, यानी एंट्री करेगी कंपनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली भी बोल दिया जाता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कंपनी केवल उसको अलॉटमेंट लेवल तक ही यूज करेगी। ठीक है ना, और इन केस ऑफ साइलेंस भी कंपनी ऑथोराइज्ड होती है टू यूज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ओनली अप टू द लेवल ऑफ अलॉटमेंट। अब बात यह है कि क्या कंपनी ये जो रिमेनिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इसको फर्दर कॉल्स के अंदर यूटिलाइज कर सकती है। जैसे ये फर्स्ट कॉल हमारे एग्जाम्पल में, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, क्या यहाँ पर यूटिलाइज कर सकती है? आंसर इज यस, बट ओनली
when the company is authorized by its articles of association. अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज्ड है टू यूज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द कॉल्स, देन दिस एक्सेस एप्लीकेशन मनी आफ्टर एडजस्टिंग टू द allotment money, after adjusting the amount of rupees 3 lakh at the level of allotment, जो remaining excess application money है कंपनी इनको फर्दर कॉल्स में यूज करने का राइट रखेगी केवल तभी जब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको ऐसा करने के लिए ऑथराइज करते हैं, अदरवाइज कंपनी ये अमाउंट रिफंड करेगी। सर हम कब कर सकते हैं क्वेश्चन में ऐसा? जब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली ये बोला जाए कि द एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी, कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अलॉटमेंट तक तो यूज करने के लिए ऑथराइज होती है कंपनी, वहां तक तो कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आफ्टर अलॉटमेंट कॉल्स के अगेंस्ट यूटिलाइज करने के लिए कंपनी ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि कंपनी ऑथराइज्ड है टू यूज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, देन दिस 1,50,000 कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स। आई होप क्लियर होगा। तो सर उस केस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब आपको ये देखना है कि फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना अमाउंट ड्यू है। देखो 1,50,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज पर शेयर 4,50,000 रुपीज, 4,50,000 में 150 एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये जो 150 है मैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो सर इस केस में जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे? यहां पर हमारी टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी 4,50,000, ठीक है ना। 3 लाख माइनस 150, 1,50,000 शेयर्स के लिए एक्सेसिव एप्लीकेशन मिली। 1,50,000 इंटू में एप्लीकेशन मनी पर शेयर 3 रुपीज पर शेयर, तो 4,50,000 रुपीज। तो एंट्री हम कुछ ऐसे करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ₹4,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में हमने कितने एडजस्ट किए? 3 लाख रुपीज, और 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो कि हमने ट्रांसफर किए 1,50,000 रुपीज। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बॉक्स में इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस बॉक्स को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इससे पहले प्रीवियस पेज पे जो भी मैंने आपको समझाया वो कॉन्सेप्ट वाइज बुक में भी लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में सरप्लस एप्लीकेशन मनी को कैसे यूज किया जाएगा? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी को कैसे यूज करना है, और स्टेट्स दैट, या फिर क्वेश्चन स्टेट करता है कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड ओनली ऑन अलॉटमेंट, then surplus application money will be used only for allotment and the balance if still left, और अगर बैलेंस कुछ बचता है तो वो हम करेंगे रिफंड, उसको क्या हम करेंगे? रिफंड करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड है, इफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स allotment and calls, then the surplus application money is transferred to allotment and calls in advance account, the balance if still left will be refunded। अगर जो अमाउंट ड्यू है ऑन फर्दर कॉल्स सरप्लस एप्लीकेशन मनी उस अमाउंट को भी क्रॉस कर रही है, जैसे मान लीजिए
हमें सरप्लस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 6 लाख रुपीज़। अलॉटमेंट पे ड्यू थे 2 लाख रुपीज़, मैंने 2 लाख रुपीज़ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। और कॉल्स पे ड्यू थे 3 लाख रुपीज़, तो कॉल्स इन एडवांस में मैंने 3 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए। अभी भी 1 लाख रुपीज़ की एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास पड़ी हुई है, वो हम रिफंड करेंगे। यानी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और अब जो रिमेनिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई, इसको तो आप कहीं भी, अब तो कंपनी को कुछ कॉल अपॉन ही नहीं करना, पूरा तो अमाउंट कॉल अपॉन कर चुकी कंपनी, तो इसको हम करेंगे रिफंड टू बैंक अकाउंट। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आओ हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए हमें कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है ना। इलिस्ट्रेशन नंबर हम करते हैं 15th। X Limited invited applications for 20,000 shares of rupees 10 each, payable as follows: 3 on application, 2 on allotment, 2.50 on first call, and 2.50 on second and final call. Public applied for 30,000 shares and the allotment were made as under: 8,000 shares के applicants को full allotment, 16,000 shares के applicants को 12,000 shares and 6,000 shares के applicants को no shares has been allotted by the company. All money were duly received, pass journal entries। देखो, पब्लिक से एप्लीकेशन हमें मिली 30,000 शेयर्स के लिए, पब्लिक से एप्लीकेशन मिली 30,000 शेयर्स के लिए। और कंपनी को अलॉट करने हैं ओनली 20,000 शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए थे ओनली 20,000 शेयर्स, ठीक है ना। अब ये जो 20,000 शेयर्स थे, ये थे ऑफ ₹10 ईच, और 10 पे ही कंपनी ने इनको इश्यू किया है, यानी इश्यू हुआ है एट पार। अब ये 10 रुपीज कंपनी ने डिमांड कैसे किए हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 3, 2, 2.5 and 2.5, यानी 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2.5 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखो यहां पर वो कह रहे हैं कि 8,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कंपनी ने फुल अलॉटमेंट किया, 8,000, ये है कैटेगरी नंबर फर्स्ट। कैटेगरी नंबर सेकंड में वो कह रहे हैं कि 16,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कंपनी ने 12,000 शेयर्स अलॉट किए, और कैटेगरी नंबर थर्ड में कह रहे हैं कि 6,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कंपनी ने कोई शेयर अलॉट नहीं किया। जब हम 12 + 8 करते हैं 20,000 आ रहा है हमारा, और यहाँ पे टोटल लगाएंगे तो 30,000 शुड बी देयर। 16 + 6 22 + 8 30,000। अब यहाँ तो फुल अलॉटमेंट है, यहाँ तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये अमाउंट 6,000 शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी पर शेयर है 3 रुपीज, तो 6,000 × 3 18,000 तो कंपनी को रिफंड करने हैं अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ रिग्रेट। बात ये है आपका प्रो राटा अलॉटमेंट, दिस इज योर प्रो राटा अलॉटमेंट। यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई। देखो बच्चों, 16,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 12,000 शेयर्स अलॉट किए, तो 4,000 शेयर्स हमें एक्सेसिवली एप्लीकेशन रिसीव हुई। एप्लीकेशन मनी पर शेयर है 3 रुपीज, तो 4,000 × 3 12,000 रुपीज हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। और इस कैटेगरी में अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना ड्यू है, 12,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, 12,000 × 2 यानी 24,000 अलॉटमेंट पे ड्यू होगा। 12,000 इस कैटेगरी में अलॉट हुए थे, अलॉटमेंट मनी पर शेयर है 2 रुपीज, यानी 24,000 अमाउंट ड्यू है ऑन अलॉटमेंट। इस 24,000 में ये 12,000 आपके इजीली हो जाते हैं एडजस्ट।
यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इन द प्रो राटा अलॉटमेंट कैटेगरी दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आओ अब हम क्वेश्चन करते हैं। $30,000 शेयर्स के लिए जब हम कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की, कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 30,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज पर शेयर, यानी 90,000 रुपीज कंपनी ने रिसीव किए। ठीक है, नरेशन आप लिख लोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट कंपनी एंट्री करेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो कंपनी को क्योंकि 20,000 शेयर्स ही अलॉट करने हैं, उसकी ही एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगी, तो 20,000 इंटू 3 60,000 तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने बताया था आपको 4,000 शेयर के ऊपर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली वो पूरी की पूरी एडजस्ट हो रही थी। 12,000 शेयर्स वहां पे अलॉट हुए थे। देखो बच्चों, अगर भूल गए हो तो 8,000 को तो फुल अलॉटमेंट हुआ था, 16,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 12,000 शेयर अलॉट हुए थे, और 6,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो 12,000, ये जो 10 रुपीज पर शेयर है, ये कंपनी ने 3 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2.5 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने ड्यू किए थे। तो 12,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहे हैं 24 के अंदर ये 12 इजीली एडजस्ट होते हैं, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अब क्या करना है सर, ये जो 6,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं इनकी एप्लीकेशन मनी हम रिफंड करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज पर शेयर 18,000 हम करेंगे रिफंड। 90,000 मैंने डेबिट किया था, 90,000 ही क्रेडिट होना चाहिए, तभी हमारा डबल एंट्री सिस्टम सक्सेसफुल होगा। ठीक है, आई होप ये एंट्री समझ में आ गई होगी। उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी, एंट्री कंपनी करेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना होगा, 20,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी पर शेयर 40,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज। अब इस 40,000 में से 12,000 तो ऑलरेडी हम अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं सेकेंड एंट्री में ही। तो 40,000 माइनस 12,000 रिमेनिंग 28,000 हमें रिसीव करने हैं, जो कंपनी को फुल्ली रिसीव हो चुके हैं। तो ये रिमेनिंग 28,000 रिसीव करने की एंट्री पास कर लो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट होगा 28,000 रुपीज। ये 28 हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 40,000, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एज एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच वाज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट इन द सेकेंड एंट्री 12,000 वो मैंने लेस कर दिया, रिमेनिंग 28,000 हमने रिसीव कर लिए। आपका अलॉटमेंट लेवल तक का तो पूरा काम मैंने आपका करवा दिया। अब फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी ड्यू करनी है आपको और रिसीव करनी है, तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर लो। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब तो 20,000 इंटू
20,000 शेयर्स इंटू 2.5 रुपीज यानी 50,000 रुपीज। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 shares on 20,000 shares फर्स्ट कॉल मनी इज 2.5 रुपीज पर शेयर, तो 50,000 रुपीज हो गया अमाउंट। क्योंकि ये 50,000 कंपनी को रिसीव हो गया, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 रुपीज। इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करो और रिसीव कर लो। तो फर्स्ट कॉल की जगह मैं लिख दूंगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन 50,000 रुपीज होगा क्योंकि 2.5 रुपीज ही ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ड्यू हो रहे हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अगेन मैं बोलूंगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 रुपीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर है आपका 7.38। क्वेश्चन है सृजन लिमिटेड का। सृजन लिमिटेड इश्यूड ₹10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इंटू ₹100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम इंक्लूडेड है, और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। आगे क्वेश्चन में वो लिख रहा है ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पर कंपनी ऑथराइज्ड है, अगर कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिल रही है और वो अलॉटमेंट लेवल के ऊपर जो अमाउंट ड्यू है उसको भी क्रॉस कर जाती है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी वो कंपनी रिफंड नहीं करके फ्यूचर जो कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वहाँ पर यूटिलाइज करेगी, यानी फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। Where no allotment was made, money was to be refunded in full. The issue was oversubscribed to the extent of 13,000 shares. 13,000 शेयर से इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। कंपनी ने इशू किए थे कितने? कंपनी की टोटल कैपिटल, इश्यूड कैपिटल वो बता रहा था, रुपीज में बता रहा था 10 लाख रुपीज, रुपीज में 10 लाख है और एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज। अब ये कट कर दो, टोटल कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है 13,000 शेयर से, यानी टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है 23,000 शेयर्स के लिए। Applicants for 12,000 shares were allotted only 2,000 shares and applicants for 3,000 shares were sent letter of regret and application money was returned to them. All the money due was duly received. Give journal entries to record the above transactions including cash transactions in the books of the company. सिंपल सा क्वेश्चन है, आओ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर पब्लिक से एप्लीकेशंस मिली हैं 23,000 शेयर्स के लिए, जबकि कंपनी ने इशू किए थे ओनली 10,000 शेयर्स। ये जो 10,000 शेयर्स थे ये थे ऑफ ₹100 ईच विच वर इश्यूड एट द रेट ऑफ 120। इस 120 का कंपनी ने बाइफर्केशन कर दिया, 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, जिसमें से 10 रुपीज प्रीमियम के थे। ठीक है ना, ये 10 रुपीज जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं ये प्रीमियम के हैं, और कंपनी ने लिखा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो 120 में से 50 रुपीज कंपनी इन दो लेवल के ऊपर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लेवल के ऊपर कॉल अपॉन कर चुकी। बैलेंस कितना बचा? 120 टोटल अमाउंट ड्यू था, 120 में से 50 कंपनी डिमांड कर चुकी इन दो स्टेज के ऊपर, तो रिमेनिंग अमाउंट रह गया आपका 70 रुपीज, और प्रीमियम 20 रुपीज था, 10 रुपीज अलॉटमेंट पे मांग लिया, यानी रिमेनिंग 10 रुपीज फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कंपनी डिमांड करेगी। ये है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट। सर ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में? बिल्कुल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब
23,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स अलॉट करने हैं, तो कंपनी अलॉटमेंट कैसे कर रही है? क्वेश्चन में हमें बोला है कि फर्स्ट कैटेगरी उन्होंने बनाई, 12,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कंपनी ने अलॉट किए ओनली 2,000 शेयर्स, तो ये हो गया प्रोराटा अलॉटमेंट। कैटेगरी नंबर सेकंड में वो कह रहे हैं 3,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया। अब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड रिमेनिंग रह गए 8,000 और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिमेनिंग कितने रह गए? 23 में से 15 लेस कर लो 8,000, यानी थर्ड कैटेगरी हो गई 8,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को कंपनी ने पूरे 8,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रोराटा अलॉटमेंट, ये हो गया आपका नो अलॉटमेंट और ये हो गया आपका फुल अलॉटमेंट। अब बात आती है जहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट होता है वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें कितनी रिसीव हुई है और वो किस लेवल तक कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। क्वेश्चन में बोला था कि कंपनी इसको कॉल तक यूटिलाइज कर सकती है, तो क्या कॉल लेवल तक अमाउंट जाएगा या कॉल लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा? अगर कॉल लेवल को भी क्रॉस कर रहा है, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल को भी क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी वो कंपनी रिफंड करेगी। तो एक वर्किंग नोट हम बनाते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहां पर वर्किंग नोट को टाइटल दे दो यूजेस ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? 12,000 शेयर्स माइनस 2,000, 10,000 शेयर्स के ऊपर आपको 10 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ है, यानी 1 लाख रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। 1 लाख रुपीज आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। इस 1 लाख रुपीज में से ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है? 2,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं और 40 रुपीज अलॉटमेंट लेवल पे ड्यू है, तो लेस कर दो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट आपके 2,000 शेयर्स हैं, इंटू 40 रुपीज पर शेयर ड्यू है, तो 80,000 तो अलॉटमेंट लेवल पे यूज हो गया। अभी भी आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच रही है 20,000। अभी भी आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच रही है 20,000। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना होगा? 2,000 इंटू 70, 2,000 इंटू 70 यानी 1,40,000। 1,40,000 में ये 20,000 इजीली एडजस्ट होता है, तो ये लिखूंगा मैं अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये 20,000 में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूंगा। आई होप ये वर्किंग नोट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? बिना इसको बनाए आप क्वेश्चन में बढ़ नहीं पाओगे आगे। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आओ, पहली एंट्री, व्हेन द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर आप इक्विटी शेयर्स कैसे लिख रहे हो? क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग द क्लास ऑफ शेयर, तो इन केस ऑफ साइलेंस हम ऑलवेज इक्विटी शेयर ट्रीट करते हैं। 23,000 शेयर्स के ऊपर आपको 10 रुपीज पर शेयर रिसीव हुए, 2,30,000 से आप ये एंट्री पास करोगे, ठीक है? ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये प्रॉपर फॉर्मेट बना के, जर्नल का फॉर्मेट बना के काम करोगे ये, ठीक है ना? ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 2,30,000 क्रेडिट किया था तो 2,30,000 डेबिट करो। फर्स्ट एंट्री में 230 क्रेडिट किया था, 230 डेबिट कर दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी इंटू 10 यानी 1 लाख रुपीज तो गए आपके कैपिटल अकाउंट में।
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपके 80,000 अलॉटमेंट में जाने प्रो राटा कैटेगरी वाले केस के। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये हमने कैलकुलेट किया था, कॉल्स इन एडवांस में जाएंगे 20,000। और ये जो आपके 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस फुल्ली कंपनी ने रिजेक्ट कर दी, 3,000 इंटू 10 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन मनी 30,000, ये आप करोगे रिफंड। तो टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज। यहां देखो 230 टोटल आ रहा है, नहीं आ रहा, 1 लाख प्लस 1 लाख ही हो गया 2,30,000, 2,30,000 डेबिट, 2,30,000 क्रेडिट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी, कंपनी अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। एंट्री नंबर 3, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account और to securities premium reserve account। 40 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू है ऑन 10,000 शेयर्स, तो 4 लाख रुपीज तो आपके अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट हो गए। प्रीमियम क्योंकि शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता, तो 40 में से 10 लेस कर दो, 30 रुपीज कैपिटल पार्ट है, 3 लाख रुपीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और 1 लाख रुपीज एसपीआर अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए। अब मुझे बताओ, ये जो 4 लाख रुपीज अलॉटमेंट पे ड्यू हुए, इसमें से 80,000 रुपीज तो ऑलरेडी आप अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हो। प्रोराटा जो हमारा अलॉटमेंट था, ये 12,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 2,000 शेयर्स हमने अलॉट किए थे, तो यहाँ पर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी हमने 80,000 अलॉटमेंट लेवल के ऊपर क्या कर दी थी, ट्रांसफर कर दी थी। 80,000 की जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी वो हमने अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी। तो 4 लाख टोटल अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट पे, 80,000 ऑलरेडी क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट अकाउंट, तो जो रिमेनिंग 3,20,000 है वो आप रिसीव कर लो। एंट्री हो जाएगी नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब अलॉटमेंट लेवल तक का तो काम खत्म हो गया। अब आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करनी है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स के ऊपर 70 रुपीज पर शेयर कंपनी ने कॉल अपॉन किए हैं, 7 लाख रुपीज डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 70 रुपीज में से 10 रुपीज तो प्रीमियम अमाउंट है, तो 60 रुपीज कैपिटल पार्ट है। 6 लाख रुपीज तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी, और रिमेनिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 रुपीज इंटू 10,000 शेयर्स, यानी 1 लाख रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिए। अब ये जो 7 लाख रुपीज आपके ड्यू हुए, ये 7 लाख रुपीज, मुझे बताओ, आपको प्रीवियस पेज पे मैंने जो वर्किंग नोट बनवाया था, हमने कॉल्स इन एडवांस में 20,000 रुपीज क्रेडिट किए थे, ये हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए तो मिले थे। तो 7 लाख में से 20,000 तो ऑलरेडी रिसीव्ड हैं, रिमेनिंग 6,80,000 रिसीव करो और कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करके क्वेश्चन खत्म करो। एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 6,80,000 calls in advance account debit 20,000।
अब आपका कॉल्स इन एडवांस जो कि सेकंड एंट्री में क्रेडिट हुआ था, सर दिखाओ हमें कहाँ क्रेडिट हुआ था। ये देखो कॉल्स इन एडवांस जो 20,000 सेकंड एंट्री में हमने क्रेडिट किया था, अब हमने इसको इस लास्ट एंट्री में डेबिट करके कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को तो क्लोज कर दिया, और जो रिमेनिंग 680 थी वो हमने रिसीव करके टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7 लाख रुपीज़। ये हमारी लास्ट एंट्री होगी। नरेशन लिख लेना, ठीक है ना। नरेशन लिखने में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी, साफ साफ लिख दो अमाउंट ऑफ कॉल रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ कॉल रिसीव्ड, दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आज हम यहीं तक रखते हैं, रिमेनिंग जो मटेरियल है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।